जी। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। आपका आज की बैठक में हार्दिक स्वागत। अ, भारत गठबंधन के बारे में जानकारी थोड़ी-सी मैं देता हूँ आपको। हमारे क्योंकि हमारी एक पार्टी है स्वाभिमान पार्टी। स्वाभिमान पार्टी में एक डिस्कशन होता है कि मतलब एक पार्टी या एक समूह जो है सारे देश के बारे में चिंतन नहीं कर सकता। बड़ी-बड़ी पार्टियाँ भी एक गठबंधन बना रही हैं। तो हमें भी जो सम विचारधारा वाले दल हैं, उनको इकट्ठा करने की योजना बनानी चाहिए। तो उसको इस बात को ध्यान में रख कर के हमने पहली मीटिंग की थी 17 सितंबर 2023 को, ये अपने नजफ़गढ़ में। उस मीटिंग में हमने लगभग कई पार्टियों को बुलाया था, उसमें 17 लोगों की उपस्थिति हुई उसमें, जिसमें कुल लगभग 10 पार्टियाँ थी, बाकी उनके साथी थे। और वहाँ फिर ये तय हुआ कि हम मिल कर के इस काम को करेंगे और वर्तमान राजनीति जो है उसकी उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि राजनीति जो है वो स्वार्थ की राजनीति हो गई है, अपने सत्ता बनाए रखने की राजनीति हो गई है। तो इस राजनीति से देश और समाज का कल्याण हो नहीं सकता। तो ये देश के लिए समर्पित लोग जो हैं, वो अगर आगे आएँगे, तो देश का सुधार होगा और सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना होगी। तो सब लोगों के वहाँ आए सुझाव और फिर ये तय हुआ कि भारत गठबंधन नाम से मतलब ये संगठन बनाया जाए। उसके बाद फिर अगली मीटिंग हमारी हुई 1 अक्टूबर 2023 को और उस मीटिंग में लगभग 19-20 लोग आए और तीसरी मीटिंग जो है वो हरियाणा भवन में हुई, ये 14 अक्टूबर को हुई 2023 को। इस मीटिंग में लगभग 26 लोग उपस्थित हुए और उसमें पार्टियों के भी कई लोग आए और इसमें डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जी पहली बार इस मीटिंग में आए थे और वहाँ से फिर ये काम चलने लगा। इस प्रकार कुल मिलाकर के ये हमारा जो है लगभग 103 पार्टियों का की सूची हमारे पास है। अब ये 103 पार्टियाँ जो हैं वो कई पार्टियाँ तो नाम की हैं, सिंगल मैन पार्टी है। परंतु लगभग 20-25 पार्टियाँ जो हैं वो सीरियसली काम कर रही हैं फील्ड में। तो फिर लोकसभा अपने विधानसभा का चुनाव आ गया, अपने दिल्ली का और हमारी भेंट हो गई माननीय अभिषेक जी से। वहाँ आर्य समाज मंदिर में एक मीटिंग चल रही थी, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था। तो वहाँ फिर मैंने ये विषय रखा और भारत गठबंधन की हमने बात करी। तो इन्होंने सब लोगों ने स्वीकार किया कि भारत गठबंधन ठीक नाम है और इस नाम को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। फिर जो विधानसभा दिल्ली का चुनाव था, चुनाव में शिरकत की गई और लगभग 68 लोग जो हैं उसमें उतारे गए। उसमें लगभग 25-26 पार्टियों के लोग थे। तो ये जो दिल्ली का चुनाव है, उस चुनाव के माध्यम से हमने ये टारगेट किया था कि बायकॉट एबीसी मतलब ए मतलब आम आदमी पार्टी, बी मतलब भारतीय जनता पार्टी, सी मतलब कांग्रेस। इन 3 पार्टियों को बायकॉट करके चौथा विकल्प हमने देना था। और फिर मतलब सब लोग अपने-अपने काम में जुट गए। तो हम सब लोगों ने फिर ये तय किया कि केजरीवाल को टारगेट किया जाए। तो हमने और हमारे कार्यकर्ताओं जो भी पार्टियों के लोग थे, उन्होंने सबने कहा कि मतलब केजरीवाल को हटाओ, तो उसका लाभ जो है भाजपा को हो गया। परंतु इस दिल्ली के इलेक्शन से एक संदेश चला गया कि भारत गठबंधन भी एक कोई मतलब संगठन है और वो एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन जो कर रही है। अब लोगों में एक और इस संदेश चला गया कि ये जो भारत गठबंधन है, ये भाजपा के द्वारा पुष्ट है। भाजपा ने इसको फंडिंग की। परंतु ये सरासर गलत था, भाजपा से हमारा कोई लेना-देना नहीं था, परंतु ये एक भ्रम पैदा हो गया अपने इसमें। अब ये भारत गठबंधन जो है, वो हमने तय किया है कि जैसे धर्म सत्ता, समाज सत्ता, राज सत्ता, अर्थ सत्ता, 4 प्रकार की सत्ताएँ रहती हैं। तो धर्म सत्ता जो है उसका अंकुश राज सत्ता पर हो, समाज सत्ता का भी अंकुश राज सत्ता पर हो। राज सत्ता जो है वो निरंकुश ना हो। वर्तमान में राष्ट्रसत्ता निरंकुश हो जाने के कारण से बड़ी विकृति जो है वो सत्ता में आ गई है। तो इसलिए हमने सब ने मिलकर ये तय किया कि धर्म सत्ता और समाज सत्ता सर्वोपरि रहेगी
और राज्य सत्ता उनके निर्देश पर, उनके सुझाव पर काम करेगी। और इस बात को ध्यान में लेकर के, जैसे हमारे अभिषेक जी हैं, ये जन नीति प्लेटफार्म है इनका, नॉन पॉलिटिकल है, और इनका बहुत अच्छा नेटवर्क है, कई सामाजिक संस्थाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं। और दिल्ली के इलेक्शन में इन्होंने जो भूमिका निभाई है वो बड़ी अपूर्व थी। इनका सिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक था, कार्यालय कैसे चलाना है, अपने प्रचार कैसे करना है, अब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को कैसे पहुंचाना है, ये सारा ये जो सारा काम था जो इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से किया, और उसका एक अच्छा संदेश चला गया। अब हम चाहते हैं कि ये भारत गठबंधन जो है वो अपने सारे देश में काम करे। अब आने वाली जो चुनाव हैं, जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव है, जहां जहां भी अब चुनाव होंगे, हम सब मिलकर के इन चुनावों को हम लड़ेंगे। और जो सम विचारधारा की पार्टियां, उनको हम तो संपर्क कर रहे हैं, और उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि लग लग चलने से कुछ नहीं होगा, इकट्ठे होकर के चलो, कुछ उसका रिजल्ट आएगा। तो कुल मिलाकर के ये तो जो भारत गठबंधन की जो एक भूमिका थी, मैंने आपके ध्यान में लाई है। अब आज की मीटिंग में जो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है, उस 20 सूत्री कार्यक्रम सब लोगों को दिया गया है, और आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। इस कार्यक्रम के आधार पर हम अगली योजना जो है बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि मेरे ध्यान में जो बात थी वो मैंने रख दी है, और इसके बारे में कोई और प्रश्न होगा तो बात करेंगे। धन्यवाद। आप सभी लोगों को भारत गठबंधन का दृष्टि पत्र 2035, भारत गठबंधन विजन डॉक्यूमेंट 2035 भेजा गया है। आप उसको एक बार देख सकते हैं, थोड़ा सा उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या किन विषयों पर काम करने की कोशिश की जा रही है। और ये एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव का प्रयास जो है वो है भारत गठबंधन का, लेकिन क्योंकि मैं जो है मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ, तो जन आंदोलन के नाम से बहुत सारे संगठनों को इकट्ठा करने का एक प्रयास चल रहा है, और उसमें अभी तक 100 से ज्यादा संगठन जुड़ चुके हैं। उसमें सामाजिक संगठन भी हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं, कुछ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, कुछ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के एरिया में काम करने वाले संगठन भी हैं। तो ऐसे करके एक बड़ा समूह बयान बनाने का प्रयास चल रहा है, और उसी में एक ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ जो साथी हैं जो काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या सांस्कृतिक और मतलब उसमें काम कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों के साथ मिलकर के एक एक दिशा में बढ़ने का प्रयास है। कोशिश ये है कि सभी मिलकर काम करें, और जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर सभी लोगों का ध्यान आए और उन पर काम हो। जो राजनीतिक दल हैं आज के, जिन पर कोई बात नहीं करते, उन चीजों पे बात शुरू हो और चीजें बेहतर हों। क्योंकि आज के दौर में जात और मजहब पंथ से ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता है। उसको लगता है यही करके वो चुनाव जीत जाता है, तो और बात और काम करने की क्या आवश्यकता है। तो ये जो दृष्टि पत्र है जो आप सभी को भेजा गया है, खासतौर से राजनीतिक साथियों को, तो मैं आग्रह करूंगा कि एक बार उसको वो आप देखें, और उसमें जो भी सुझाव हैं, वो सुझाव उसमें लिए जा सकते हैं कि हाँ, इसमें ये और जोड़ना चाहिए या ये हटाना चाहिए। और ये एक ओपन कंसल्टेशन प्रोग्राम है, सभी लोगों के सुझाव आएंगे तो ये और बेहतर बनेगा। और इसी के लिए ये सभी के बीच में भेजा गया है। अभी पिछले करीबन एक सप्ताह से इस पर काम चल रहा है, और कई सारे, वैसे तो काम काफी दिनों से चल रहा है,
ये दिल्ली में हम लोगों ने दिल्ली जन घोषणा पत्र बनाया था। तो दिल्ली जन घोषणा पत्र में लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की रायशुमारी की गई थी। ये 1 महीने से ज्यादा एक्सरसाइज चली थी और इसमें 15-16 लोगों की टीम लगी थी। दिल्ली के सभी प्रमुख लोगों से पूछा गया था कि दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। और उसी दिल्ली जन घोषणा पत्र को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 25 जनवरी 2000 25 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था। सारी मीडिया थी, नेशनल मीडिया के सामने रिलीज किया गया था। और ये एक प्रयास था। इसी प्रयास में अभी बिहार में भी बिहार का जन घोषणा पत्र बनाने का प्रयास है। और साथ ही साथ जो हमारा विजन है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको भी सभी लोग समझे और जाने। तो उसके लिए ये विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है और इसको और बेहतर बनाने के लिए आप सबसे सलाह और राय शुमारी की जा रही है कि इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो ये जो भेजा गया है उसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें अभी तक 21 के करीब बिंदु शामिल किए गए हैं। इसमें कुछ चीजों पे और काम हो सकता है, कुछ चीजें और जोड़ी जा सकती हैं या कम की जा सकती हैं। इनका डिटेल रोड मैप पर एक एक पर काम चालू होगा और उन पर फिर जमीनी स्तर पर आंदोलन और कार्यक्रम बनाए जाएंगे और उन पे काम होगा। तो ये अभी हमारा ध्यान कुछ बिहार बिहार चुनाव में भी है, बिहार चुनाव को लेकर भी है, लेकिन इसके इतर एक संगठन के तौर पे चीजों को बेहतर करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में अ, जो हमारे साथी हैं गोपाल जी, गोपाल जी वो जो दृष्टि पत्र आ, है, उसको अगर आप पढ़ के सभी को सुना सकें जो आज भेजा गया है तो बेहतर होगा, ताकि लोग जिनके पास वो नहीं है या उनको नहीं मिला है उनको हम भेज भी देंगे, तो वो उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। गोपाल जी। गोपाल जी, आपको आवाज आ रही है? गोपाल जी। हेलो। आ, हाँ गोपाल जी, जो हमारा हाँ गठबंधन का दृष्टि पत्र 2035 है, उसको पढ़ेंगे आप तो? जी जी, मैं पढ़ देता हूँ। जी जी। भारत गठबंधन नव भारत निर्माण संकल्प पत्र 2025 से 2035। एक स्वावलंबी और शक्तिशाली भारत के लिए हमारा भारत गठबंधन भारत की आत्मा को फिर से जागृत करने का संकल्प लेकर आया है। एक ऐसा भारत जहाँ जाति, मजहब, भाषा, क्षेत्र या वर्ग के नाम पर कोई भेदभाव न हो। एक ऐसा राष्ट्र जहां हर नागरिक को समान अवसर, न्याय और गरिमा मिले। यह लक्ष्य पत्र कुछ सबसे जटिल और गहरी समस्याओं का समाधान देने के लिए हमारे अगले 10 वर्षों की व्यापक प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत करता है। प्रमुख समस्याएं और उसके समाधान हेतु लक्ष्य। सबसे पहला है जातिवाद और सामाजिक भेदभाव। जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा और सामाजिक पिछड़ापन आधारित जातिगत व आर्थिक स्थिति आधारित नई नीति का प्रस्ताव। सभी जातियों को एक समान सम्मान सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक समरसता आयोग की स्थापना। जाति आधारित घृणा अपराधों पर सख्त कानूनी कार्रवाई। दूसरा है ग्राम सभा और मोहल्ला सभा को स्वायत्तता। ग्राम मोहल्ला स्तर पर बजट आवंटन और व्यय का अधिकार। स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं पर सीधा निर्णय अधिकार। स्वशासन अभियान का आरंभ। तीसरा है कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून। 2 से अधिक बच्चों पर सरकारी सुविधाओं में सीमितता। जनसंख्या नियंत्रण को संवैधानिक प्राथमिकता देना। जन जागरूकता और परिवार नियोजन पर विशेष मिशन। चौथा, शिक्षा व स्वास्थ्य को पूर्णतया निःशुल्क और सार्वभौमिक बनाना। कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति। सरकारी अस्पतालों में सभी चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क।
जन शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा अधिकार अधिनियम का प्रारूप। भ्रष्टाचार पर 5वां है भ्रष्टाचार पर कठोर अंकुश। जन अदालतों की स्थापना। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया सभी की जवाबदेही सुनिश्चित करना। लोकपाल, लोकायुक्त को संवैधानिक शक्ति देना। घोषणा पत्र उल्लंघन और घोटालों पर 5 वर्षों तक चुनाव लड़ने की रोक। परिवारवादी राजनीति का खात्मा। एक ही परिवार से एक समय एक जनप्रतिनिधि। चुनाव में पारिवारिक पृष्ठभूमि छुपाने पर अयोग्यता की सिफारिश। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को अनिवार्य बनाना। 7वां एक समान नागरिक संहिता यूसीसी। यूसीसी का चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन। धार्मिक सांस्कृतिक भिन्नताओं के सम्मान के साथ एक रूप न्याय प्रणाली। 8वां अंधविश्वास और ढोंगी बाबाओं, पीरों, पादरियों के खिलाफ कार्यवाही। अंधश्रद्धा विरोधी कानून लागू करना। ढोंगी बाबाओं, पीरों और पादरियों पर कठोर दंड। शैक्षणिक पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनिवार्य। 9वां स्वदेशी और सहकारिता का संवर्धन। स्वदेशी उत्पादों पर टैक्स छूट। सरकारी खरीद में प्राथमिकता। सहकारी संस्थाओं को सब्सिडी, प्रशिक्षण और बाजार व्यवस्था। एक जिला एक उत्पाद अभियान का सशक्तिकरण। 10वां बेरोजगारी। ग्रामीण रोजगार आधारित उद्योगों का निर्माण। डिजिटल कृषि और निर्माण क्षेत्र में रोजगार मिशन। 11वां गरीबी और असमानता। न्यूनतम आय गारंटी योजना। न्याय। स्वयं सहायता समूहों को ऋण और बाजार सुविधा। 12वां शहरी झुग्गियां और असमान विकास। झुग्गी पुनर्विकास योजना। मोबाइल स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार सेवा केंद्र। 13वां जल संकट। ग्राम जल समिति द्वारा संचालित जल स्रोत प्रबंधन। वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य। 14वां कृषि संकट। कृषि लागत प्लस 50% एमएसपी की कानूनी गारंटी। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा। 15वां महिलाओं की असुरक्षा। महिला पंचायतों और मोहल्ला रक्षा समितियों की स्थापना। कड़ी सजा और फास्ट ट्रैक अदालतें। 16वां न्यायिक विलंब। न्यायालयों की संख्या और न्यायाधीशों की भर्ती में वृद्धि। ई न्याय प्रणाली का विस्तार। 17वां डिजिटल असमानता। प्रत्येक पंचायत में डिजिटल केंद्र। मुफ्त डिजिटल शिक्षा अभियान। 18वां जन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। हर जिले में मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक, मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श हेल्पलाइन। 19वां बाल मजदूरी और बाल अपराध। हर रेस्क्यूड किए हुए बच्चे के लिए शिक्षा व पुनर्वास गारंटी। बाल अपराधों की त्वरित न्यायिक प्रक्रिया। बाल अपराधों की त्वरित न्यायिक प्रक्रिया। प्राकृतिक संसाधनों की लूट और पर्यावरण संकट। स्थानीय समुदायों को वन, जल, जमीन पर अधिकार। पर्यावरण सुरक्षा को संविधान के भाग के रूप में जोड़ना। गुण, कर्म, पुरुषार्थ आधारित प्रकृति केंद्रित विकास। 21वां चुनाव सुधार व अन्य सभी प्रकार के आवश्यक व्यवस्थागत सुधारों हेतु लगातार प्रयास करना। चुनाव सुधार, भूमि सुधार, पुलिस सुधार, अन्य सभी सुधार। यह लक्ष्य पत्र केवल वादों का संकलन नहीं, बल्कि भारत को जनता का भारत बनाने की दिशा में हमारी प्रतिबद्ध योजना है। हम जातिवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और असमानता को समाप्त कर स्वावलंबन, स्वदेशी और स्वराज की भावना से भारत को पुनर्गठित करेगा। धन्यवाद। मैं इसके संदर्भ में एक बात केवल इसमें जोड़ना चाहूंगा, और वो ये है हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जो खाली बोलिए। पड़े जो जो खाली पड़े हुए पद हैं, जैसे मान लीजिए हमारा आरटीआई है, अब जब सूचना आयुक्त की नियुक्ति ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इंसाफ क्या होगा? तो वो तो पेंडेंसी बढ़ती ही रहेगी। उसी तरह से न्यायालय में जजों की संख्या है, जजों की नियुक्ति ही नहीं हो रही। तो ये जानबूझ करके शासन और प्रशासन द्वारा पंगु बना करके ब्लैकमेलिंग करने का एक माध्यम बना दिया गया है, और जो एप्लीकेंट है उसको परेशान करने का, उसको एक्सपेंसिव बनाने का, उसको न्याय नहीं देने का ये षड्यंत्र है। नियुक्ति अगर नहीं होती है तो ये सारी बातें बेमानी हो जाएगी। तो इसलिए ये पॉइंट छूट गया है। हम तो डिमांड ये करते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत जितने भी पद हैं
उन सबों पर अस्थाई कर्मचारी की नियुक्ति हो, अस्थाई अफसर की नियुक्ति हो, अस्थाई जज की नियुक्ति हो, अस्थाई सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो। जो भी खाली पड़े हुए पद हैं एकदम त्वरित रूप से एक साथ ये नियुक्ति का वो सारा सिस्टम होना चाहिए। और समयबद्ध न्याय प्रणाली, ये दूसरा पॉइंट ये जोड़ा जाए कि टाइम बाउंडेड जो नहीं है तो ये टाइम बाउंडेड जो है होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट हम ये जोड़ना चाहेंगे, राइट टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं रहेगा तो आप, नियत जब साफ नहीं है तो नीति काम नहीं करेगी। और इसके लिए राइट टू रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट बनाए जाने की जरूरत है। और सारी योजनाओं से परियोजनाओं में रेस्पॉन्सिबिलिटी को विशेष महत्व दिया जाए कि हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर ये फॉल्ट हुआ, अगर ये करप्शन हुआ तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रही। जो उस विभाग का अधिकारी है वो अपनी अपनी जिम्मेवारी बताए, जिम्मेवारी डिवाइड किया जाए, सारा चीज एक प्रोटोकॉल के तहत हो। तो एक तो जिम्मेवारी, दूसरा टाइम बाउंडेड और तीसरा नियुक्ति, ये तीन चीज को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए, ऐसा हमारा इच्छा है। जी धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। देखिए, ये जो भी सुझाव आपके हैं वो लिखित में अगर आप उपलब्ध कराएंगे ना तो उसको बिल्कुल जोड़ा जाएगा। आप इसको व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, तो उसको जोड़ लिया जाएगा और उस पर चर्चा भी हो जाएगी, बेहतर चर्चा हो जाएगी। और तो ये तीनों पॉइंट जो है वैसे मैंने नोट कर लिए हैं, लेकिन आप लिखित में दें और थोड़ा डिटेल में दें, डिटेल में। तो मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में महेश्वरी पांडे जी हैं, उन्होंने भी ये ड्राफ्ट पढ़ा है, उनके जो सुझाव हैं वो हम लेना चाहेंगे। महेश्वरी पांडे जी। जी, सभी मित्रों को सादर नमस्कार। जो हमारा दृष्टि पत्र 2035 है, ये अपने आप में संपूर्ण है। और दूसरी बात, अगर कुछ अपूर्णता है भी तो हम लोग शैशव काल में हैं अभी, और काम करते हुए अन्य परिस्थितियां जो आएंगी, जो आवश्यकता महसूस होगी, उसमें जोड़ा जा सकता है। जिसकी भी जरूरत होगी उसमें जोड़ा जा सकता है। जैसे भाई गोपाल जी अभी अपने सुझाव देंगे, उसमें से जोड़ा जाएगा, और हमारे अन्य साथी जो भी आवश्यक समझेंगे सुझाव देंगे, हम लोग चर्चा करके उसको जोड़ लेंगे। फिलहाल प्राइमरी ड्राफ्ट जिसको कहते हैं, ये अच्छा है, और हर तरह से जो भी जागरूक नागरिक इसको पढ़ेगा देखेगा वो इसका समर्थन करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब चूंकि आज चर्चा संकल्प पत्र पर ही है, तो हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जो हमारे हमारे 20 सूत्रीय एजेंडे में वर्णित है चीजें, वो जमीन पर उतारी जाएं, ऐसी हम लोगों की सम्मिलित कामना है। और इसको अग्रसर करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग व्यापक रणनीति, श्रम और अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके एक दिशा में समन्वित प्रयास से आगे बढ़ेंगे। और इसमें हमारे अभिषेक भाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब एक प्रसिद्ध संत स्वामी जी ने महात्मा अभिषेक की उपाधि दे दी है तो फिर क्या पूछना है। तो ऐसी स्थिति में हम इस गठबंधन की नीतियों से और पूरी तरह एकदम मोटिवेटेड हैं और एनर्जाइज्ड हैं, और मिलजुल करके कदम से कदम मिलाकर काम करना चाहते हैं, जमीनी बदलाव चाहते हैं। और इस दिशा में जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसका अनुपालन किया जाएगा। साथ ही जो भी अपने पास, हमारे पास अनुभव है उसको जो है साझा किया जाएगा, और मिलजुल कर पूर्ण उत्साह से भारत को बदलने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जन नीतियां जो है प्रभावशाली रूप से बनाई जा सकें, उनका अमल किया जा सके। भारतीय लोकतंत्र जो अभी परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, उस दिशा में हम लोग काम करें। लोकतांत्रिक ढांचा जो है जनता से बनता है, और जनता की भागीदारी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और वर्तमान जो व्यवस्था है इसमें जनता मैंडेट तो देती है, सरकार चुन लेती है,
70-75 सालों से ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, लेकिन मैंडेट जो देने वाले हमारे प्रिय भाई लोग हैं, भारत की जनता जनार्दन है, उसमें एजुकेशनल सिस्टम जो है हमारा इतना खराब है, इतना नीचे गिरी हुई व्यवस्था है कि जो मूल रूप से शिक्षा और संस्कार होते हैं वही मानव के पूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हम मिलजुल कर जो और भी समय समय पर हम लोगों की चर्चाएं हुई हैं, चाहे प्राकृतिक खेती हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म्स हो, ये सारे फैक्टर जो है मिलजुल कर मतलब कि सारे आर्गन देश के बन रहे हैं और हर आर्गन पे काम किया जाना चाहिए, उसकी हम लोग समय समय से चर्चा भी कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं, साथियों को जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो ये बहुत ही एक सकारात्मक कदम है और हम सभी लोग और लोगों को जोड़ करके साझा मंच बना करके अनेक दिशाओं में जो जो हम लोगों के मोर्चे तय किए गए हैं उन सभी मोर्चों पर समन्वित प्रयास करके और खास खास जिस विषय में जिस मोर्चे पर हमारे जिन साथियों की जो एक्सपर्टाइज है उसका इस्तेमाल करके हम अपनी मातृभूमि की सेवा करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं और जनहितकारी कार्यों में अपने आप को झोंक दें। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा मेरा सपना है। कुल मिला जुला कर हम लोग समवेत प्रयास से शहीदों के सपनों का भारत बनाने में कामयाब होंगे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महेश्वरी जी। हमारे अन्य साथी जो जुड़े हुए हैं, जिशान अहमद खान साहब, इस पर अपना राय रखें। जी नमस्कार को जी अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लिया नहीं हूँ मैं, बैकग्राउंड डिटेल में जानकारी है नहीं। जहाँ तक जानकारी मिली है अब तक के बातों से, वो ये कि एक अच्छे मंच की बनाने की कोशिश है, लोगों को इकट्ठा करके एक भव्य भारत बनाने। अभी तक मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, समझने की कोशिश में हूँ। आज के लिए अभी कोई फीडबैक या कोई वक्तव्य मेरा इस पे नहीं है। शुक्रिया। ये जो ड्राफ्ट आपको भेजा गया है वो उसको आप एक बार देख लीजिएगा और इस पर देखिए, प्रक्रिया ये बनाई गई है कि 31 मई 2025 तक हम लोग ये प्राइमरी ड्राफ्ट इसका रेडी कर लेंगे, जिस पे पिछले अभी 10-12 दिन से काम हो रहा है, या बोलूं कि पिछले 5 महीने से काम हो रहा है। फिर इसके बाद 31 मई से और 31 जुलाई के बीच ये एक्सपर्ट कमेटी के पास जाएगा। जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स पर जो भी एक्सपर्ट हैं वो भी अपनी राय दे देंगे और उसमें से जो भी हमें प्लस और माइनस करना होगा वो किया जाएगा। फिर इसके बाद इसका जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा वो आखिरी के 15 दिन में 31 जुलाई से और 14 अगस्त के बीच तैयार कर लिया जाएगा और 15 अगस्त को इसको पब्लिक को समर्पित कर दिया जाएगा। तो 15 अगस्त 2025 को ये हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट 2035 है, ये पब्लिक को दे दिया जाएगा। एक्सपर्ट कमेटी में जितने भी हमारे साथ सहयोगी संगठन जुड़े हुए हैं और प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं, इंटेलेक्चुअल्स जुड़े हुए हैं, उन सभी को ये ड्राफ्ट भेजा जाएगा और उसके बाद फिर उसमें अपने अपने विषय पे वो अपनी राय रखेंगे और उनको उसमें जोड़कर उनके अनुसार और जो प्रैक्टिकल है उसके हिसाब से बना करके उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये इसकी प्रक्रिया वाला हिस्सा है। दूसरा क्या है कि इसको जमीन पे कैसे उतारना है, तो जमीन पे उतारने के लिए ब्लॉक विधानसभा एडॉप्टेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसमें अभी तक हमारे पास 20 विधानसभाओं के आप लोगों की तरफ से वो आए हैं और साथ ही साथ जो हमारे डेवलपमेंट और सोशल फ्रंट पे काम कर रहे हैं उसके करीबन 83 ब्लॉक्स के हमारे पास डिटेल्स हैं। तो ऐसे करके 123
जगहों के नहीं 103 जगहों के हमारे पास वो आ चुके हैं जहां पर कुछ न कुछ किया जाने की अब संभावना बन गई है 103 जगहों की। तो पूरे देश में अगर हम बात करें तो 7,300 के करीब डेवलपमेंट ब्लॉक हैं और अ, साथ ही साथ 4,300 के करीब जो है विधानसभाएं हैं। तो उसी रेशियो में अगर हम ये देखें तो ये अभी हम 2% भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन प्रयास है कि जल्द से जल्द हम इसको आने वाले 3 महीने में 5% पे ले जाएंगे कि पूरे देश में 5% जगहों पर हमारे चीजें चलने लगेंगी या चलने के लिए जो प्रारंभिक चीजें हैं वो रेडी होने लगेगी। और ये 4 लेयर्ड प्रोग्राम है। तो इस 4 लेयर्ड प्रोग्राम में राजनीतिक पक्ष एक पक्ष है, ऐसे ही 3 पक्ष और हैं, सामाजिक, आर्थिक और जो हमारा सांस्कृतिक धार्मिक पक्ष है। तो ऐसे 4 पक्षों में पूरा ये कवर करने का प्रयास है। तो अभी मैं फिर से विषय पर आता हूँ। विषय जो है हमारा वो है जो विजन डॉक्यूमेंट 2035 पर लोगों के जो सुझाव हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि लिखित में देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो रहेगी लेकिन लिखित में आप बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से उसको लिख पाएंगे। मेरा आग्रह है प्रदीप जी से, जो विषय है, अगर इस विषय पे कुछ आपको बात रखनी है, कुछ कहना है तो कह सकते हैं। प्रदीप जी। और ओमरम अभिषेक जी भाई साहब और सभी के लिए। और मैं अभी अच्छी तरह आप लोगों की बात सुन रहा था, और खैर मेरा तो आध्यात्मिक है और बेस ही आप समझ ही रहे हो, जानते ही हो। इसमें मेरा ये चिंतन है कि अपना ये संगठन बना रहे हो, काम कर रहे हो, आगे जो उद्देश्यों की प्राप्ति होगी एक्सपर्ट कमेटी को जाएगा, 15 अगस्त को सबके बीच में आप करोगे जो भी अपना आज का आगे का फुलफिल ड्रीम है उसको अचीवमेंट में। जब भी आप इस उद्देश्य को जो अभी का जो है आगे भी हो, उसमें आपके प्रामाणिकता में कभी भी उसमें कमी नहीं दिखे। जैसे इसमें ये नजरिया नहीं लगे, बलदेव जी अंकल और भी ये नजरिया नहीं लगे कि अभी आपको जरूरत है, जब तो आपकी मिठास आ गई और जब आपका टारगेट अचीव हो गया तो आपकी सुर बदल गए, आपका तरीका बदल गया, जरिया बदल गया, काम का व्यवहार बदल गया। तो वो चीजें, वो जो गैपिंग मोड है वो कभी नहीं आए। और उसमें जो अभी इंसेटिव जो अभी है वैसा इंसेटिव हमेशा चलता रहे, ये मेरा चिंतन है। वो जरूर एक इसमें एक चिंतन है मेरा, बाकी ये मेरा फील्ड नहीं है। फिर भी और आप लोगों के कोई चिंतन हो और हो तो आप अभिषेक जी वैसा मेरे को पर्सनली भेज सकते हो, मैं उसको बता सकता हूँ। ओम हरम। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही है, ऐसा होता है। और वही बात आपने बोली कि जैसे ही कोई संगठन को थोड़ी सी शक्ति जनता देती है तो संगठन के जो कर्ता धर्ता होते हैं वो अपने को स्वयंभू और अ, सब कुछ समझने लगते हैं और वहीं से संगठन खराब होना चालू हो जाता है। सच बात है, ये ऐसा ही होता आया है। तो इसको बेहतर कैसे रखा जाए और इसको चीजों को व्यवस्थित कैसे रखा जाए, इसीलिए कोशिश ये है कि धीमे चलेंगे, ज्यादा तेज भागने का प्रयास नहीं होगा। और साथ ही साथ प्रयास ये होगा कि सिस्टम पे काम किया जाए, ना कि व्यक्तियों पे काम किया जाए। तो सिस्टम पे काम कैसे होगा? सिस्टम पे काम ऐसे होगा कि ये जो मंच माला माइक और मीडिया और सोशल मीडिया, इनसे थोड़ा सा एक उचित दूरी बनानी पड़ेगी। और जो सबके जो जिसकी जिम्मेदारियां हों वो उस जिम्मेदारी पर काम करेगा और एक सिस्टम बनाया जाएगा। यही हमारा पुराना अनुभव बोलता है। किस तरह से बड़े बड़े संगठन बिखर जाते हैं, अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं। वो कोई भी संगठन हो, वो राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, कोई बिजनेस हो, तो
वो उसका कारण यही होता है कि वो कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं और आकांक्षाएं उसके आड़े आ जाती हैं और वो चीजें खराब होने लगती हैं। तो अभी जो है इस पे बिल्कुल सही बात आपने रखी है। उन चीजों पर ध्यान रखा जाएगा और सिस्टम, एक बेहतर सिस्टम तैयार हो, इंटरनल वर्किंग जैसे बोलते हैं, इंटरनल इंटरनल वर्किंग का एक बेहतर सिस्टम तैयार हो, उसको लेके प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ संगठन में अनुशासन, जैसे अभी गोपाल जी बोल रहे थे, राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे संविधान का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर का एक की कंपोनेंट है। यहाँ पर हम राइट्स की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात करनी चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ही नहीं लागू होती है, हर जगह लागू होती है। हमें उसको भी देखना पड़ेगा, और वो संगठन में भी लागू होती है। ये संगठन में पद नहीं मिलते हैं, दायित्व मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो वो उस दिशा में चीजें चलें और सही तरीके से चलें। तो पुराने जो खराब अनुभव रहे हैं आपके हमारे, तो उनसे सीखते हुए हम उस पर सुधार के लिए और उनको संतुलित रखने के लिए वो सिस्टम बनाएंगे। ऐसा प्रयास रहेगा, और आप लोगों के सभी के सुझाव और अनुभव का इस्तेमाल करके इनको बेहतर किया जाएगा। हमारे साथ और साथी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपकी बात को मैं आगे और ले रहा हूँ। जैसे आपने कहा था सोशल मीडिया से दूरी है, नहीं सोशल मीडिया से दूरी नहीं, सोशल मीडिया तो जरूरी है। आज मैं आध्यात्मिक साहित्यकार हूँ, मेरे आज इसको मैं मेरे ऊपर लेके कह रहा हूँ आध्यात्मिक हिसाब से, क्या सोशल मीडिया पे ही मेरे की आज पहचान बनी है। मैं राइटर के रूप में आया तो 4th डे से ही मैं सोशल मीडिया के रूप में ही मैं चला हूँ, मुझे ऊर्जावान शक्ति मिली है। तो उसको पॉजिटिवनेस से अपन लेके और उसको सकारात्मकता रखते हुए प्रामाणिकता से अपन चले तो अपन के उद्देश्यों की अच्छी से प्राप्ति होगी। और जो सोशल मीडिया तो आज के समय की मांग है, उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा चिंतन था आपकी बात का, जैसे आप उचित समझे, और आपके मन में नहीं, कोई चिंतन सुझाव हो तो आप मैं मुझसे उससे लेंगे। भी सहमत हूँ, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि कई बार व्यक्ति जब संस्था पर हावी होता है तो वो मीडिया और सोशल मीडिया को एक टूल बनाता है। इस बात को फिर से मैं बोलता हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी संस्था और किसी सिस्टम पे हावी होता है तो वो सोशल मीडिया और मीडिया को टूल बनाकर हावी होता है। बिफोर बैलेंस रिलीजिंग होना लीगल ड्राफ्ट। चाहिए, संतुलन होना चाहिए। हाँ, हाँ, वही प्रामाणिकता हो, और जो अपना संगठन जो वो सदैव हावी रहे। प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए और प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए या उसको लागू करने के लिए जो चीजें हैं, तो इसीलिए एक ये सेल्फ डिसिप्लिन रूल के तौर पर देखा जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे संगठन डूब गए जिनका सारा अटेंशन मीडिया और सोशल मीडिया पे आ गया, और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज ही सोशल मीडिया और मीडिया के लाइक और शेयर और उनका कौन क्या चीज छपेगी और क्या नहीं छपेगी उसके आधार पे तय करना चालू कर दिया। और कौन से स्टेटमेंट देने पे पब्लिक ज्यादा अटेंशन देती है, कौन से स्टेटमेंट देने पे पब्लिक कम अटेंशन देती है, उन सब चीजों पे जब उनका चिंतन चला गया तो वो जो सिस्टम थे, वो जो संगठन थे, वो सब चौपट हो गए, कोलैप्स कर गए। तो संतुलन जरूरी है, संतुलन की बात कर रहा हूं मैं, मना नहीं कर रहा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और शायद बहुत सारे संगठन मैंने देखे हैं जिनमें ये हुआ है। तो इसलिए मैं, मेरा सुझाव है, बाकी आप लोग ही निर्णय लेंगे। आ, हमारे बीच में आ, श्री जी हैं। श्री जी का जो स्पिरिचुअल और सोशल लाइफ बड़ी लंबी रही है, 40 साल के करीब रही है। और आज का चर्चा थोड़ा पॉलिटिकल है, लेकिन फिर भी ये उसी से मेल खाता है। तो श्री जी, आप अपने अनुभव बताएं, कैसे आगे बढ़ा जाए, और ये जो हमारा विजन 2035 है, इसको लेकर अगर कुछ आपके सुझाव हैं तो उन पर वो किया जाए। और जो नेबरोक्रेसी और जो नेबरहुड डेमोक्रेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी इसी के साथ मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो किस तरह से मिक्सअप हो सकता है, श्री जी?
सभी साथियों को प्रणाम। एक्चुअली ये सब कुछ निर्भर करता है हर एक व्यक्ति जो जुड़ता है उसके चरित्र निर्माण से। अगर पहले से उसका चरित्र जैसा है वैसा ही है और उसको हम मान के चलते हैं कि वो हमसे जुड़ेगा और फिर बहुत अच्छा काम करेगा, तो अभी तक देखा गया है इतिहास में कि ये संभव नहीं हुआ है। जैसा आप लोग सब लोग अभी शेयर कर रहे हैं कि जैसे ही उसको थोड़ा सा अपनी पहचान बन जाती है, अपनी ताकत बन जाती है, वो अपने ढर्रे से फिर चलना शुरू कर देता है। तो बहुत गहराई में जाके जैसे हम लोग सर्वांगीण विकास के लिए ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, ब्लॉक में बात काम कर रहे हैं, उनकी सेल्फ सस्टेनिंग इंडिपेंडेंस एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है श्री जी, तेज। अभी आवाज कैसी है? जी अभी भी कम है या क्या? नहीं, अब ठीक है, ठीक। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं ग्राम सभा का, ब्लॉक लेवल का, सर्वांगीण विकास का, तो उसके थ्रू ही हम सारा कुछ अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे में एजुकेशन हो, चरित्र निर्माण हो, भले ही हम थोड़े से हों। अगर राम राज्य को भी देखिए तो राम एक ही थे, तो कुछ कर्तव्यनिष्ठ लोग मिल जाएं तो सारा कुछ अपने आप होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो पुराने कल्चर वाले लोग हैं, जो अपने चाल से चलने के लिए माहिर हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। कोई जल्दी नहीं है कि उन्हीं का संगठन बना के हम काम करें और फिर तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाए। क्योंकि कम से कम 47 के बाद से हम लोगों को जो अनुभव मिला है कि बहुत सारे गठजोड़ बने हैं और फिर सारे गठजोड़ अपनी अपनी चाल पे चलने लगते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए नया निर्माण करना है तो बहुत ठोक ठोक के चलना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू श्री जी। हमारे कुछ और साथी हैं। बलदेव जी, इस पर कुछ आप अपनी बात रखना चाहते हैं जो अभी आपने नहीं रखी है, उस पे रखिए बलदेव जी। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ही बहुत बड़ा काम है और अभी हमारे पास जिस प्रकार के लोग चाहिए उतने लोग कम हैं। तो एक सिद्धांत वाले लोग, न्यायप्रिय लोग, त्यागी लोग, तपस्वी लोग, लोगों का अभाव है। तो इसलिए जैसे जैसे हमारे पास लोग आते जाएंगे वैसे वैसे हम जो सही बड़े गलत छंटे, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम स्वीकार करते हुए आगे चलेंगे। अभी तो मतलब हमारा ये कहना है कि जैसे अम, ये जो राज सत्ता है, वर्तमान राज सत्ता, इस राज सत्ता से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो उसमें कुछ बातों पर हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और कुछ बातें हमें सख्ती से लागू करनी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर के ये जो है मतलब बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है और इसमें बड़ा तप लगेगा, तपस्या लगेगी, त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए। अभी हमने जो नियम बनाया था जैसे गठबंधन के लिए, पार्टियों के लिए, तो पार्टियों ने अभी उस नियम को अभी स्वीकार नहीं किया है। जिस हिसाब से मतलब वो एक आनी चाहिए उनका, उस प्रकार का उनका प्रस्तुति आ नहीं रही है। तो कुल मिलाकर के इसमें हमें सब जितनी भी पार्टियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उन पार्टियों को गंभीरता से ये काम करना पड़ेगा। जैसे हमने तय किया है कि हर पार्टी 2,000 रुपया मासिक देगी। तो मुझे लगता है कि अभी किसी ने उसके लिए कोई अग्रता नहीं की है और जो उम्मीदवार लड़ेंगे वो उम्मीदवार भी मतलब 1,000 रुपया पार्टी को देंगे या 1,000 गठबंधन को देंगे। तो कुल मिलाकर के एक प्रमाणिकता जो है वो अभी बन नहीं रही है। कैसे बने प्रमाणिकता? अभी इसमें जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्टियों के लोग, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे जब जब तक हमारा आर्थिक पक्ष जो है वो ठीक नहीं होगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो आर्थिक पक्ष तो यही है कि जो जो पार्टियों को हमने नियम बनाया, उस पार्टियों वो नियम उस पार्टी उस नियम को स्वीकार करें, वो आगे बढ़ाएं। और इसके साथ साथ जो देश की भलाई चाहते हैं, अच्छे लोग, संपन्न लोग हैं, जो देश की भलाई भलाई चाहते हैं और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से तंग हैं, तो ऐसे लोगों से संपर्क किया जाए
जो आर्थिक आर्थिक जिनका पक्ष अच्छा है, तो ऐसे लोगों से भी संपर्क करें ताकि इस अच्छे काम को हम आगे बढ़ा सकें। क्योंकि अर्थ जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे पास लोग हैं काम करने वाले, परंतु जो काम करने वाले लोग हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। अब वो उनको हम अगर सहयोग कर पाएँ तो वो अपना पूरा होल टाइम भी देने के लिए तैयार हैं कुछ लोग। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं हमारे साथ जो पूरा समय इस काम में लगाने के लिए तैयार हैं। परंतु उनको माकूल खर्च, उनको आने-जाने का व्यय, रहने की व्यवस्था, कार्यालय, ये सब बातें जो है वो अर्थ पर निर्भर करती हैं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आर्थिक पक्ष हमारा ठीक हो और उस आर्थिक अर्थ का जो विनियोग है उसमें कहीं उसका अर्थ का दुरुपयोग ना हो, इसके बारे में भी सजगता बड़ी ज़रूरी है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम है ये। इस काम को करने के लिए हमें तप और त्याग चाहिए, समर्पण चाहिए और इस प्रकार की टोली हमारे साथ जुड़ती जा रही है, धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। ये अच्छा सुखद एक मतलब अनुभव है। तो मैं समझता हूँ कि ये ईश्वरीय कार्य है, तो इस कार्य को आगे बढ़ना है। हम सब लोग मिल कर के आगे चलेंगे और ईमानदारी से, सच्चाई से, निष्ठा से काम करेंगे, तो अवश्य हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद बलदेव जी। 18 तारीख को पटना में भारत गठबंधन की एक मीटिंग है, जो बिहार में जो पार्टियां काम कर रही हैं उनको लेके ये बुलाई गई है। और बिहार में जो आने वाले चुनाव हैं उनके संदर्भ में तैयारियों को मजबूत करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। तो जो भी बिहार में साथी हैं जो शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो चुके हैं। इसके लिए सूचनाएं भेजी जा चुकी हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है बहुत सारे जन आंदोलन के बैनर तले बहुत सारे संगठन जो हैं वो जुड़कर भी काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जहां तक राजनीतिक पक्ष का बात है तो हमारी देश की राजनीति अभी पिछले कुछ 10-15 साल में कुछ ऐसी हो चुकी है कि इसमें ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। मुद्दे पीछे रह गए हैं और पहचान आगे रह गई है। तो ये जो ध्रुवीकरण हुआ है ये एक बड़ा नुकसान वाली चीज है। और ये ध्रुवीकरण की वजह से जो मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, जो समस्याओं पे चर्चा नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी समस्या है सभी के सामने, इस देश के भविष्य के सामने। तो फिर से मुद्दों पर चर्चा चालू हो, मुद्दों पे बात चालू हो और रेशनल मैनर में वोटिंग चालू हो, लोग संकीर्णता से ऊपर उठ के वोट करें, तो उसके लिए ये प्रयास जो है, इसको प्रयास को गति देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जैसे दाल में नमक जरूरी होता है, खाने में नमक जरूरी होता है या शुगर जरूरी होती है लिमिटेड मैनर में, तो वैसे ही अ, कोई भी बेहतर समाज बनाने के लिए राजनीति भी उतनी आवश्यक है, लिमिटेड मैनर में। ओवरडोज नहीं होना चाहिए, ओवर सप्लाई नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड मैनर में। तो अभी जो बिहार में जो प्रयास किया जा रहा है वो लाइक माइंडेड पार्टियां जो हमारे दृष्टि पत्र 2035 से इत्तेफाक रखती हैं, जो उसको मानती हैं या मानेंगी, उनके साथ ही काम किया जाएगा। जीत हार के डर से गलत लोगों और गलत संगठनों के साथ बिल्कुल जाने का वो नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अनुभव ये हमें सिखाते हैं कि अपने उसूलों से और अपने सिद्धांतों से और अपने विजन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो जो आएंगे और बाकी जो पार्टियां हैं, तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि जुड़ने के लिए तैयार हैं। ये हमारी थोड़ी सी अभी व्यवस्थागत कमियां हैं जिनकी वजह से ये चीजें थोड़ा धीमे चल रही हैं, लेकिन ये भी इनमें सुधार आ जाएगा। और ऐसे साथी जो मतलब अपने कमिटमेंट को वैल्यूएट करते हैं, तो वो भी धीरे धीरे चिन्हित हो जाएंगे और उनके काबिलियत के अनुसार उनको जिम्मेदारियां मिलेंगी। तो ये तो एक बड़ी नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें कोई
तक और सुबह वाली बात नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा और धीरे धीरे ही चलेगा, क्योंकि तेजी लाने के लिए जो संसाधन की आवश्यकता होती है वो अभी नहीं है, तो इसको धीरे धीरे ही चलाया जाएगा। जो एक टारगेट है कि जब 15 अगस्त 2025 आए तो हम लोग 10% क्षेत्र पे अपनी पहुंच बना चुके हैं। तो वो 10% क्षेत्र का मतलब पूरे देश में 10% क्षेत्र है, और उसके लिए हमें करीबन 450 विधानसभाओं और करीबन 750 नहीं 450 विधानसभाओं और 750 के करीब ब्लॉक्स पर हमको अ, अपनी व्यवस्था बिठा देनी होगी। तो उस पे प्रयास है कि ये हम लोग अचीव कर लेंगे और इतना संगठन और इतना अ, जो है वो बन जाएगा, तभी ये सारी चीजें जमीन पर दिखाई देना चालू होंगी। और इसके लिए अभी कुछ समय के लिए जो हमारा मुख्य ध्यान है वो बिहार पर है, उत्तर प्रदेश पर है और अन्य राज्यों पर है, जहां पर संगठन और कुछ संगठन हैं जो कि साथ में एक साथ मिलकर तालमेल करते हुए काम करने को तैयार है। हमारे साथ अंतरंग आनंद जी हैं। इनका एक प्रोटेस्ट ब्लॉक करके एक फोरम है, पॉलिटिकल फोरम है, उसकी गतिविधियां भी इसी लाइन पर हैं और उसके लिए भी ये जो हमारा दृष्टि पत्र है उस पर चर्चा चल रही है। और साथ ही साथ उसके कई सारे सहयोगी संगठन हैं, पूरे देश में इनका नेटवर्क है, तो वो भी जुड़ना चाहते हैं, मिलके काम करना चाहते हैं। तो प्राउटिस ब्लॉक के बारे में और क्या प्राउटिस ब्लॉक का लक्ष्य है, क्या वो चाहते हैं और किस तरह से भारत गठबंधन का जो 2035 का ये दृष्टि पत्र है, इसमें अ, वो मिलकर काम कर सकते हैं, इसी पे मैं चाहूंगा कि अंतरंग जी अपनी बात रखें। आपने ये विजन डॉक्यूमेंट 2035 पढ़ लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अंतरंग जी। आचार्य अंतरंग जी। जी 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 नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं तो ये विजन डॉक्यूमेंट तो पूरा नहीं देख पाया अभिषेक जी। सिर्फ मैं अपना एक्टिविटीज जो है इसमें प्राउटिस्ट के मूवमेंट जो है वो कई क्षेत्र पर हैं, जिसमें बेसिकली ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट के आधार पर है। तो ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट को मैं कल भी बता रहा था कि सोशियो इकोनॉमिक ग्रुपिफिकेशन से है। सोशियो इकोनॉमिक ग्रुपिफिकेशन में इसको जो सामाजिक आर्थिक इकाई है उसके आधार पर है कि कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कॉमन इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी, कॉमन कल्चरल लीगेसी और कॉमन जोग्राफिकल फीचर्स और कॉमन लैंग्वेज, इसके आधार पर वो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुपिफिकेशन हुआ है। तो इंडिया में करीब 44 ऐसे ये सामाजिक आर्थिक इकाई हैं जिनको हम समाज कहते हैं। यानी ये इनके साथ क्या है कि समाज का अर्थ होता है समानम एजति इति समाजः, तो एक साथ चलने की भावना है। तो इसमें यह जो इसका जो मिनिमम जो यूनिट है वह ब्लॉक है। तो ब्लॉक स्तर पर डिसेंट्रलाइज जो प्लानिंग है उसमें बैलेंस्ड इकोनॉमी को लेकर चलने का नेटवर्क है कि हम लोग को वहाँ देखना है कि किसान जो है वह किसान कितने % लोग जो है खेती कर रहे हैं। और जैसे कहने के लिए कहते हैं कि हम 70% लोग किसान खेत हैं क्षेत्र में, इस देश में। तो क्षेत्र में गांव में भी जाते हैं लोग किसान तो है, लेकिन हम लोग उस पर कहते हैं कि 30 to 40% फार्मिंग में एनर्जी लगाएंगे ना, यानी एग्रीकल्चर में, और 20% एग्रो इंडस्ट्री एंड 20% एग्रीको इंडस्ट्री।
यानी उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। और उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जो इतना जो पागलपन है, कंप्यूटर की ओर में जाना या अंग्रेजी सीखना, इसका सिर्फ 10% रोल है और व्हाइट कॉलर जॉब का 10% रोल है। तो इसीलिए इसको बैलेंस्ड इकोनॉमी को हम लोग ब्लॉक स्तर के डेवलपमेंट में इसको हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये मैनिफेस्टोज में इसको यूज किया गया है, प्रॉटिस्ट ब्लॉक इंडिया जो 1960s में ये बनी, और उसके बाद 90s में फिर उसके बाद ये बनी प्रॉटिस्ट सर्व समाज के नाम से। और उसके बाद जितने समाज हैं उसके भी कुछ, जैसे बिहार के जो 4 समाज हैं सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, तो उसके भी रजिस्टर्ड पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी। तो उसकी भी, जैसे उसमें से अंगिका के एक हमारे साथी और मैथिली समाज के एक साथी विजय प्रभा जी एक दिन आए थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे। तो उसमें जो बेसिक हमारा जो फाइट है, जिसके लिए आज जो ये हो रही है कि हम कहते हैं विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज फ्रॉड, यानी बिना आर्थिक आजादी के राजनीतिक आजादी धोखा है। तो इसीलिए अभी जो राजनीतिक लोकतंत्र है, राजनीतिक डेमोक्रेसी है, वहां पर हमें आर्थिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक प्रजातंत्र और आर्थिक आजादी, मतलब सब एक ही चीज है। उसको अलग अलग तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो अलग अलग है थोड़ा, लेकिन एक दूसरे के ही मिलते जुलते चीज है। तो यह हमें यह बताता है कि जो आज जो किसान है उसकी स्वायत्तता नहीं है। पॉलिटिशियंस जो है ऊपर से लेकर प्लानिंग करते हैं, नीचे डेवलपमेंट की बात करते हैं। यहाँ नीचे से ऊपर की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होगी। इसीलिए एक ब्लॉक में जितने गांव और ग्राम पंचायत हैं उसकी डेवलपमेंटल प्लानिंग बना के, और फिर उसके बाद हमें वहां पर देखना है कितने किसान हैं और कितने किसान मिल करके, जो नेबरहुड सिस्टम जो हमारा नेबरहुड डेमोक्रेसी उससे मिलता जुलता हमारा ये। और इस तरह से इसमें कोऑपरेटिव सिस्टम के लिए बेस हमने गुरुकुल को रखा, और गुरुकुल से जोड़ करके जो मतलब जो हमारी आनंद मार्ग स्कूल होती है, वहां पर आध्यात्मिक कलेक्टिव मेडिटेशन के लिए, योग के लिए, ध्यान के लिए लोग वीकली तो जुड़ते हैं, और उसके साथ साथ कोऑपरेटिव की वहां पर कॉन्सेप्ट दी गई है। लेकिन ये 70s के दशक में बहुत अच्छे से चला, उसके बाद इसको हमेशा डिस्टर्ब किया गया सिस्टम के द्वारा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के द्वारा, और ये डिस्टर्ब आज तक होता रहा। तो उसकी भी फाइट है कि हम लोग स्टेबल कर सकें। तो हम, मुझे लगता है कि भारत गठबंधन के साथ जुड़ करके अगर ये प्रोटेस्ट लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है एक सफलता मिलेगी। नहीं तो अकेले तो ये लोग हर इलेक्शन में हमेशा रहते हैं, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाला हाल रहता है। इसीलिए संघे शक्ति कलयुगे संघ अच्छध्वम संघ वदध्वम संगो मननसी जानताम वाले कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करना है, और उस पर हम लोग मिल करके काम करेंगे तो ये डेवलपमेंट हो सकता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। हमारे साथ में ज्योतिर्मय श्री ज्योतिर्मय गोस्वामी जी भी हैं कल, जिन्होंने इकोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल पर बात रखी थी। मैं ज्योतिर्मय दादा से चाहूँगा कि ये जो मॉडल है और इसका जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, अगर कुछ है, और जो अभी की चर्चा हुई है, जो हमारा विजन 2035 पर जो डिस्कशन हुआ है, इस पर अगर कुछ आपके मार्गदर्शन है, कुछ सलाह है तो दीजिए। ज्योतिर्मय दादा। नमस्कार, नमस्कार सभी को नमस्कार। मैंने अभी तक वो विजन 2035 अभी तक देखा नहीं, लेकिन आप मैं देखूंगा, देख के लिए मैं लिख के कुछ बताऊंगा। उसका पहले अभी जो आप आलोचना किया है वो सुन के मेरा जो मालूम होता है ये बहुत अच्छा है। तो सभी को मैं समर्थन करता हूँ
साथ में अभी अभी जुड़ने के लिए केवल ये सोच आता है, जो उसमें एक चीज रखना है, हमारा जैसे आने वाला 50 बरस में 40% लैंड वुड गो बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ एग्रीकल्चर, तब कितना इंसान बढ़ जाएगा, 200 करोड़ बढ़ जाएगा के आसपास। तो कमते हुए जमीन में बढ़ते हुए जनसाधारण को खिलाने पिलाने का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो इसीलिए फ्रूट फॉरेस्ट, फल वन इज एन आंसर। सो इसीलिए लगता है 25% ऑफ आवर लैंड शुड बी फिल्ड विथ फ्रूट फॉरेस्ट। आने वाला हो सकता है 10-15 बरस एक टारगेट कुछ बना के हम ये आवाज उठाऊंगा तो उसके साथ साथ बहुत कुछ आ जाएगा। वो कभी होगा नहीं, जो उसके साथ साथ जो जो जरूरत है हमारा चरित्र के बारे में, हमारा गुडनेस का बारे में, मैं जो उस दिन बताया, जो एक गुडनेस को एक बेस्ट पॉसिबल ओ इन्वेस्टेबल कैपिटल एवर इन्वेंटेड सोच के उसको यूटिलाइज भी करना है, इन्वेस्ट भी करना है। तो इसी तरीका से हर जायगा में हमारा दो चीज, आपका जो विजन 2035 है, उसमें एक है 25% फ्रूट फॉरेस्ट डेवलपमेंट, एक दो है हमारा सारे काम में आप जो बताते हैं मैं वो देख पाता हूँ, वो हर वक्त आपका बातों में, आपका सोच में वो आता है, जो ये नया चरित्र का जरूरत है, नहीं तो नया दिशा का, नया तरीका का पॉलिटिक्स पैदा होगा नहीं। ये आप जो काम कर रहे हैं वो पूरा, वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को और इफेक्टिव बनाने के लिए नहीं, नया सिस्टम बनाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं इसमें आप ये भी एक एजेंडा रखें जिसमें वो गुडनेस को इन्वेस्ट करने का तौर तरीका ढूंढना हमारा वन ऑफ द ये होगा, केवल ऑब्जेक्टिव्स होगा। तो ऐसा करके आप कुछ रखेंगे तो मैं अभी अभी सुन के जो मन में आता है तो मैं वो बता दिया। बाद में मैं वो पढ़ के मेरे को भेज देना, मैं शायद मैं अभी तक वो देखा नहीं, तो आप मेरे को वो भेज देना, तब मैं वो पढ़ के मेरा जो जो उसमें बताना है मैं कोशिश करूंगा वो बताने के लिए। ठीक है, नमस्कार सभी को। धन्यवाद दादा, आपको भेज दिया जाएगा, मैं तुरंत भेज दूंगा। हमारे साथ आईफोन नाम से किसी का वो है, वो उनका नाम मैं नहीं जानता। उस पर, इस विषय पर अगर कुछ उनको वक्तव्य देना है, कुछ बात बतानी है, कुछ बात रखनी है तो वो रख सकते हैं। आईफोन आईफोन के नाम से डिस्प्ले हो रहा है उनका। आप अनम्यूट हैं, आप बोल सकते हैं, अपना परिचय दे सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। आईफोन। जी, मुझे लगता है कि आप सुन नहीं पा रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा हुई है। अ, इसी को अब कंक्लूड करते हैं क्योंकि समय हो रहा है। और कंक्लूड करने में मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। ये सब हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समाज को, आने वाले देश को, आने वाले जनरेशन को एक अच्छा भविष्य दिया जा सके। अभी नेचर एक मैगजीन है जो साइंस की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है। उसमें एक लेख छपा जिसमें ये छपा कि अर्थ जो है, जो पृथ्वी है, वो
अपने एक्सेस से कुछ 35 सेंटीमीटर टिल्ट कर गई और जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है वो शिफ्ट हो रहा है धरती का। तो अब वो इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? हमारी ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, हमारे पेड़ कम हो रहे हैं, हमारे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। मुद्दे अगर हम बात करें तो प्रकृति से संबंधित इतने ज्यादा हो चुके हैं, इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि किसी भी दिन कुछ कुदरत कोई कयामत ला दे या कुछ बड़ा हादसा हो जाए तो कोई कुछ कह नहीं सकता। आंख मूंद कर खरगोश की तरह हम नहीं जीना चाहते और साथ ही साथ जो हमारे जनरेशन है आने वाली उसके सामने भी अपराधी बन के नहीं रहना चाहेंगे कि उनको ये कहने को हो कि हम लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया। तो ये एक प्रयास है और ये प्रयास तभी सफल होगा जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे और मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर पृथ्वी नहीं तो कुछ नहीं, प्रकृति नहीं तो कुछ नहीं, हवा नहीं तो कुछ नहीं, पानी नहीं तो कुछ नहीं। कोरोना के टाइम पर ये अनुभव हम कर चुके हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन को लेकर मारामारी थी। तो जो चीज़ हमें फ्री मिल रही है उसकी कई बार हम बेकदरी करते हैं, उसका हम इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते और इसी वजह से ये स्थितियां खराब हैं। आज पानी भी बिक रहा है, हवा भी बिक रही है, सब कुछ बिक रहा है। तो थोड़ा सा गहराई में जाकर सोचते हुए अगर हम काम करें और हड़बड़ी में ना करें तो शायद कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन कोशिश जारी रहे और अगर कोशिश सही तरीके से जारी रहेगी तो सत्ता भी मिलेगी और व्यवस्था भी बदलेगी, ऐसा आशा है। जिन साथियों को अभी ये ड्राफ्ट नहीं मिला उनको मैं भेज दूंगा, प्रदीप जी को मैं भेज दूंगा, मैं ज्योतिर्मय दादा को भेज दूंगा और अन्य कोई साथी अगर चाहते हैं उनको भी भेज दूंगा। आप सभी ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल का जो विषय होगा वो आपको सुबह सूचित कर दिया जाएगा। सप्ताह में केवल एक दिन पॉलिटिकल चर्चा होती है, बाकी 6 दिन जो अन्य विषय हैं, जो सामाजिक है, आर्थिक और जो सांस्कृतिक धार्मिक पक्ष हैं उन पर बात होती है। तो कल का विषय जो होगा वो सामाजिक आर्थिक विषय से संबंधित होगा। कल हम मिलते हैं और इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। कल इसी समय पर मिलेंगे 8:15 बजे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि, धन्यवाद।